गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, टीचिंग मेथड। उसी का ये थर्ड वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या अप्रोच कैसा होता है। सेकंड में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर अप्रोच क्या होगा। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है लर्निंग सेंटर अप्रोच, यानी इसमें हमें लर्निंग को सेंटर में रखना है। ये 2 नहीं, ये 3 होगा। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में क्या है इसे देख लेते हैं। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच क्या है। सबसे पहले इसका फोकस किन किन बातों पर रहता है उसे हम देख लेते हैं। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, कैसा लर्निंग प्रोसेस होगा इस पे इसका फोकस होता है। कंसर्न इज लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, कंसर्न शो किया जाता है जो स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर मेन फोकस आपका लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस है। टीचर आर को लर्नर, टीचर को इसमें को लर्नर कहा गया है। स्टूडेंट को सेंटर ऑफ एजुकेशन में रखने की बात की गई है। और अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशन कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग किस लेवल में है एजुकेशन में, इस पे भी ध्यान देने की बात की गई है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पर रोल करना चाहिए। फैसिलिटेटर क्या होता है, जैसे आप मॉनिटर करें कि स्टूडेंट अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो उस वक्त ही सिर्फ आप उनकी हेल्प करें, बाकी टाइम उन्हें ऑब्ज़र्व करते रहें। उसे ही फैसिलिटेटर कहा जाता है। फिर क्या है, स्ट्राइव्स टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और कॉम्पिटेंस बेस्ड, वेरिड ऑन मेथोडोलॉजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को भी फॉलो करती है। इसके अंदर जो एग्जांपल है इसके वो क्या है, कोलाबोरेटिव लर्निंग। कोलाबोरेटिव ग्रुप लर्निंग हमें करनी चाहिए इनसाइड आउटसाइड क्लासरूम दोनों में। इंडिविजुअल स्टूडेंट इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, हमें इंडिविजुअली स्टूडेंट का इंक्वायरी करना चाहिए कि उसका इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसा है, नहीं है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है डेवलपमेंट की। ये इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी भी करनी चाहिए लर्निंग की, क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट के द्वारा फेस किया जा रहा है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंक्रोनस इंटरेक्शन, डिस्टेंस लर्निंग भी इसका एक पार्ट होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उन्हें देनी चाहिए कि वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब हर एंगल से आप उसे लर्निंग प्रोवाइड करेंगे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जैसे लेबोरेटरी में करानी चाहिए या फिर उन्हें आउटसाइड लेकर जाना चाहिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसे थोड़ा गौर से देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू गैदरिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन विद स्किल ऑफ इंक्वायरी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आप ज़रूर एग्जामिनेशन में लिखिएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है वो गैदरिंग, दूसरे दूसरे लोगों से मिलने से और इन्फॉर्मेशन का सिंथेसाइज करने से, मतलब इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने से होता है। ये कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स डेवलप होते हैं जब आप इंक्वायरी करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट्स एम टू मैक्सिमाइज लर्निंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लर्निंग सिचुएशन को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इट कैन बी अप्लाइड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस, सिलेबस कंस्ट्रक्ट करना, डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाना प्रोसेस को। स्टूडेंट अप्लाई न्यू लर्निंग टू रियल लाइफ, कहीं ना कहीं नए नए लर्निंग उन्हें रियल लाइफ में बीतते हुए समय के साथ उनके सामने आनी चाहिए। स्टूडेंट रिसीव फ्रीक्वेंट डायरेक्शंस एंड टाइमली फीडबैक, तो उन्हें डायरेक्शन टीचर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाना चाहिए और उन्हें टाइमली टाइमली फीडबैक भी देना चाहिए कि उनमें किन चीज़ों की कमी है और उनमें अभी और क्या उन्हें लर्न करना बाकी है। स्टूडेंट नो व्हाट दे आर लर्निंग एंड वाई, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। एंड इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ वे टू अर्न, कहीं ना कहीं वो उनकी अर्निंग में आगे जाकर जॉब सिक्योरिटी में भी काम आए।
ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। पांच, ये अब यहाँ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप अपने एग्जामिनेशन में लिखिएगा जब भी आपका लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच आपके क्वेश्चन में आए। ये 5 प्रैक्टिसेस हैं जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच से रिलेटेड है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला हो गया फंक्शन ऑफ कंटेंट, रोल ऑफ टीचर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, बैलेंस ऑफ पावर, और पांचवा हो गया प्रोसेसेस एंड पर्पसेस ऑफ इवेलुएशन। तो ये 5 पॉइंट, अब एक एक करके हम इन लोगों में क्या क्या लिखना है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फंक्शन ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ कंटेंट। प्रैक्टिसेस यूजिंग इंक्वायरी और वे ऑफ थिंकिंग इन द डिसिप्लिन। एक सेकेंड, हाँ। तो प्रैक्टिसेस यूजिंग इंक्वायरी और वे ऑफ थिंकिंग इन द डिसिप्लिन। तो इंक्वायरी और वे ऑफ थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जब हम फंक्शन ऑफ कंटेंट की बात कर रहे हैं। लर्न टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द कंटेंट एंड वाई इट इज़ लर्न। हमें फंक्शन समझना चाहिए किसी भी कंटेंट का, और हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। हमें कंटेंट बिल्ड करना आना चाहिए। हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक लर्निंग मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी किसी भी लर्निंग के दौरान हम बहुत ही डिसिप्लिन और स्पेसिफिक मोड में चलते हैं कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। बिल्ड एन अप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ कंटेंट और हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ वे ऑफ लर्न थ्रू द कंटेंट एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ द कंटेंट। यानी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो कंटेंट को समझ सकें, लर्न कर सकें और उससे अपना मीनिंग समझ भी जाए, उससे क्या मतलब निकल रहा है वो भी जान सके। तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन ऑफ कंटेंट। कंटेंट का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, यानी कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। सेकेंड हमारा आता है रोल ऑफ टीचर। इन सब मेथड के दौरान टीचर का कैसा रोल होना चाहिए? तो फॉस्टर स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट को लर्निंग करने में हेल्प करे ऐसा रोल होना चाहिए टीचर का। एकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से उन्हें लर्निंग करानी चाहिए, ना कि आए और बोर्ड पे लिख दें, वो तरीका थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स उन्हें ट्राई करना चाहिए। मोटिवेट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो एक्सेप्ट करें लर्निंग के प्रति। एक्सप्लिसिटली अलाइंग ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट कंसिस्टेंटली, यानी कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड इन सब को लेकर कंसिस्टेंट रहना भी उतना ही ज़रूरी है। यूटिलाइजेज मल्टीपल लर्निंग टेक्निक्स अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट लर्निंग गोल्स, और इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि स्टूडेंट अपना लर्निंग गोल अचीव कर सके। डिज़ाइन एक्टिविटीज़ इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द मटेरियल, द टीचर एंड each other. इंस्पायर एंड इंकरेज स्टूडेंट ओनरशिप ऑफ लर्निंग, कहीं ना कहीं इंकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को लर्निंग के प्रति, इंस्पायर करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आएगा वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। तो आखिर लर्निंग के प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है और टीचर का कैसा रोल होगा, यानी हमारा कंटेंट का कैसा फंक्शन होना चाहिए, हमारा टीचर का कैसा रोल होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा इसके प्रति कैसा रोल होना चाहिए, यानी एज अ स्टूडेंट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन दैट स्टूडेंट टेक ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट, ऐसा एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। एज अ कंसिक्वेंसेस स्टूडेंट डेवलप लर्निंग स्किल फॉर फर्दर लर्निंग, become self-directed lifelong learners, can and do assess their own learning, become proficient at self-assessment, or become proficient with all information literacy skills। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग के लिए लिखना है।
इसके बाद नंबर 4th पॉइंट आता है जो कि बैलेंस ऑफ पावर की बात करती है। बैलेंस ऑफ पावर में हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक पावर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। Student has more control over their own learning, and teacher need to make deliberate effort to empower the student to assume control over learning. तो स्टूडेंट का ज़्यादा कंट्रोल रहता है लर्निंग पे, और टीचर कहीं ना कहीं अपना एफर्ट देते हैं कि वो स्टूडेंट को एम्पावर कर सके इस कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट आर इंकरेज टू एक्सप्लोर एडिशनल कंटेंट। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंकरेज हो कि वो एडिशनल कंटेंट प्राप्त करे, यानी जितना क्लास में या सिलेबस में है उतना पे ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट को और भी ज़्यादा क्यूरियस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़नी चाहिए, उसे ऐसा इंकरेज करना टीचर का रोल है। स्टूडेंट आर इंकरेज टू एक्सप्रेस अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव वेन एवर अप्रोप्रिएट। कहीं ना कहीं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ, कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेथड को अप्लाई करना चाहिए अपने लर्निंग के दौरान। यूज़ ऑफ मास्टरी और कंट्रैक्ट ग्रेडिंग, कहीं ना कहीं उन्हें ग्रेड देना चाहिए, उन्हें शाबाशी मास्टरी देना चाहिए कि वो लोग कंटेंट को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, वो उस कंटेंट में माहिर है या नहीं है। असाइनमेंट आर ओपन एंडेड, असाइनमेंट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, तो स्टूडेंट को एडवांटेज भी देना चाहिए कि वो, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके। इसके बाद आता है आपका 5th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होगा वो है प्रोसेसेस एंड पर्पसेस ऑफ इवेलुएशन। क्या प्रोसेस होगा और उसका क्या पर्पस होगा। तो इंटीग्रेटेड असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि असेसमेंट मतलब क्या हुआ कि जांचना कि स्टूडेंट कितना सीख पा रहा है, तो असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और फिर सिर्फ जांचना नहीं, जांच के ये फीडबैक देना कि उसमें और क्या कमियां हैं, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर एंड सेल्फ असेसमेंट, अपने से भी असेसमेंट कीजिए, और आपके जो पीर्स हैं, आपके साथ जो क्लासमेट्स हैं आपके, जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, वो लोग भी आपका असेसमेंट करेंगे। ये सब इसी के अंदर आता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना। स्टूडेंट इंकरेज टू जस्टिफाई देयर आंसर, स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंकरेज हो कि वो अपने आंसर को जस्टिफाई कर सके। ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि स्टूडेंट को उसे अपने आंसर को समझाना पड़े। एंड स्टूडेंट एंड टीचर एग्री ऑन फीडबैक टाइम फ्रेम्स एंड ऑथेंटिक असेसमेंट इज़ यूज थ्रू आउट। तो ये सारे पॉइंट हो गए जो आपको 5th नंबर पॉइंट में लिखना था, जो हमारा था प्रोसेसेस एंड पर्पसेस ऑफ इवेलुएशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में आता है, तो आप इसे इस प्रकार चार्ट बना के भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इधर आपको लिखना है एस्पेक्ट, आपका क्या एस्पेक्ट है, और इस एस्पेक्ट पे लर्निंग टीचर्स अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच क्या कहता है। तो नेचर ऑफ नॉलेज कैसा है, तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। रोल ऑफ टीचर और लर्नर कैसा है, तो लर्नर एक्ट एंड टीचर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। डोमिनेंट टीचर फंक्शन कैसा है, तो फैसिलिटेटिंग लर्निंग, सपोर्टिव, कहीं ना कहीं सपोर्टिव नेचर का है। सिचुएशन तो नेचुरल भी है, और कॉन्टेक्चुअल टू लर्न, ये 4 पॉइंट हुए। फिर आता है कंट्रोल कैसा है, तो डोमिनेटली लर्निंग कंट्रोल, तो लर्नर का कंट्रोल ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल भी है और डेमोक्रेटिक भी है। इनपुट कैसे हैं, तो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ हैं बहुत सारे लर्निंग के। मेथड अप्रोच कैसा है, तो एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड इसके फोल्डिंग, यानी कहीं ना कहीं हम करके सीखते हैं इसमें। करिकुलम कैसा है, तो इमर्जेंट है। और इवेलुएशन, इसमें हम क्या करेंगे, इवेलुएशन तो ऑथेंटिक असेसमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, और सेल्फ एनालिटिकल। डिसिप्लिन कैसा है, तो सेल्फ कंट्रोल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया एक शॉर्ट में, ये पूरा मेमोराइज हो गया होगा आपको कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच हमें क्या क्या बातें बताता है। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया ये वाला, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि टॉपिक थोड़ा जल्दी क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए।
और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट किया करें, मैं आपका कमेंट का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।